नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनमानस से, आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई बातें, उस पर हम चर्चा करते हैं। आज हमने जो मुद्दा चुना है वो जन भावना से जुड़ा हुआ है। जनता की, आम जनता की जो भावनाएं हैं, जो वोटर्स हैं उनकी भावनाएं हैं, वो उससे संबंधित एक मुद्दा हमने चुना है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ मंत्रीगण कैबिनेट में, अन्य बैठकों में एक दूसरे से वाद विवाद करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। दूसरों को मध्यस्थता करके उनको मनाना पड़ता है। कुछ मंत्रीगण ऐसे हैं जो वाहवाही के चक्कर में कुछ भी करने लग जाते हैं, नाली साफ करने लग जाते हैं, बिजली के खंभे पर चढ़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं या इस प्रकार का जो उनका व्यवहार है, जनमानस उससे ये संदेशा जाता है जनता में कि हमारे जो मंत्री जिनको हमने चुना है, जनप्रतिनिधि चुना है, वो आखिर क्या करना चाहते हैं और क्या इस प्रकार का व्यवहार वो क्यों करते हैं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका मैं परिचय करा दूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मिथुन अहिरवार जी, इंजीनियर मिथुन अहिरवार जी जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ बीजेपी से श्री गोकुल पटवा जी जुड़े हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार मोहित गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इस बहस को हम चालू करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं मिथुन अहिरवार जी के पास आना चाहता हूं। मिथुन जी, आपने अखबारों में ये पढ़ी है खबरें कि इस प्रकार की बातें हुई हैं। अभी 2-3 प्रकरण इस प्रकार के आए हैं, पूर्व में भी इस प्रकार के प्रकरण आ चुके हैं। अभी हाल ही में माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी और माननीय मंत्री श्री भदौरिया जी, इनके बीच में कुछ तकरार हुई। इसके पहले कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी की और श्रीमती यशोधरा राजे जी की भी कुछ विवाद हुआ। इसके पहले भी इस प्रकार के कई प्रकरण आए हैं जब विधायकगण अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। अभी हाल ही का हम एक प्रकरण देखें तो कांग्रेस के जो पीसी शर्मा जी थे, उनके यहाँ भी उनके समर्थक ने एक इंजीनियर को मार दिया। इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे आचरण करते हैं जैसे सीढ़ी पर चढ़ जाना, नाली साफ कर देना, ये मंत्रियों के काम हैं क्या? तो इस पर आपके क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या हो रहा है? ये नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जी। नहीं, बिल्कुल आपने मौजूद प्रश्न पूछा, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि ये जो सरकार है इसके अंदर बहुत सारे अंतर विरोध गतिरोध हैं, लेकिन ये मंत्रियों तक ही सीमित नहीं है, ये विधायकों में भी है और यहाँ तक कि अधिकारियों में भी है। आपने देखा होगा कैबिनेट बैठक के दौरान कैसे उषा ठाकुर जी, इनकी जो मंत्री है मैडम सिंधिया, उन्होंने आदिवासियों को ये बताया कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, आपको महिलाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए। वहीं अरविंद भदौरिया जी को कहा कि ठाकुर तुम चुप रहो। तो मतलब एक ही बैठक में ठाकुर और आदिवासी दोनों का उन्होंने अपमान कर दिया। आपने देखा होगा नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका डिपार्टमेंट ही नहीं है एनवीडीए, सीएम साहब एनवीडीए को होल्ड करते और उनको वो समझाते हैं कि पाइप की खरीदी कैसे होनी चाहिए। तो और कमल पटेल जी घोषित कर देते हैं 25 लाख का मुआवजा वो पंचायत उनको उनके डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को देंगे, कृषि विभाग के लोगों को। सरकार मना कर देती है, ऐसा कोई प्रावधान हमारी तरफ से नहीं है। सरकार बोलती है कि हम
दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ेंगे। उषा ठाकुर जी कह देती है कि दुष्कर्मियों को पैरोल पर हम नहीं छोड़ने देंगे। इस सरकार से जुड़े हुए अधिकारी कह देते हैं, लोकेश कुमार जांगीड़ जी के कलेक्टर पैसा नहीं खा पा रहे इसलिए मुझे हटाया जा रहा है। इस सरकार से जुड़ी हुई एक एसडीएम श्रद्धा पांडरे जी को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वो माफियाओं के खिलाफ काम कर रही थी। इस सरकार की मंत्री कह देती है कि रेत के ठेकेदारों को यदि हम राहत देना बंद कर दें और जनता को राहत देना शुरू कर दें तो हम शायद ज्यादा बेहतर परिस्थितियों में होंगे। इस सरकार के मंत्री को एक मंत्री दूसरे को रुला देता है, उसको हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ती है कैबिनेट बैठक में। यहाँ तक कि जब कैबिनेट बैठक को सीहोर तक भी ले जाया गया तब भी इनकी कैबिनेट की जो अंतरकला है, इनके सरकार की जो अंतरकला है, उसको भी ये सामने आने से नहीं रोक पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए कि ये जो सरकार खरीदने का ये जो चलन है कि जनता इनको जब हटा देती है सत्ता से तो ये एक बजट बना करके सत्ता को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसका क्रय करते हैं। तो जब इस तरीके की खरीदी हुई सत्ता आती है तो उस सत्ता की मलाई को खाया कैसा जाए, उसको लेकर के ये लोग झगड़ते रहते हैं जानवरों की तरह। मुझे लगता है सरकारों को पुनर्विचार करना चाहिए कि खरीदी हुई सत्ता का क्या यही भविष्य होगा ऐसी सत्ता में जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जहां इनके स्कूली शिक्षा मंत्री कह देते हैं जाओ जाकर के मर जाओ अभिभावकों से, फीस में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। गृह मंत्री जी हैं, उनका गृह विभाग को लेकर के कोई बयान नहीं आता। रोजाना वो कांग्रेस के कसीदे पढ़, कांग्रेस के भजन गा रहे होते हैं, कांग्रेस की मतमुल्लत कर रहे होते हैं और खुद की पार्टी की कसीदे पढ़ रहे होते हैं। ऐसी सरकार में जहां सीएम इलेक्शन के पहले कहते थे कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं पैसे के लिए रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, मेरे पास तो कुबेर का खजाना है, आज कह रहे हैं साहब हमारा जो खजाना है वो खाली हो गया। ऐसे झूठे लोग जब सरकार में आते हैं तो इसी तरीके के अंतरकल है, इसी तरीके के द्वंद्व और इसी तरीके के आने वाले समय में आप देखेंगे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आएंगे। और यही कारण रहा कि इनका जो गढ़ हुआ करता था, जो उपचुनाव में ये लोग हारे हैं, वो गढ़ जो आजादी के बाद से कांग्रेस केवल 3 बार जीती थी, वो गढ़ इनका खत्म हो गया। 17,000 वोटों से ये लोग वहां पर हारे हैं। जनता का भी इन पर से भरोसा उठ गया है, अधिकारियों का उठ गया है, इनके मंत्रियों का उठ गया है, विधायकों का उठ गया है। और अजय बिश्नोई जी एक नए मार्गदर्शक की भूमिका में इनकी सरकार में नजर आते हैं। मुझे लगता है इनको पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या रोजाना आंसू पी करके, अपमान पी करके अपना, और वैसे भी शिवराज जी तो कह चुके हैं कि वो तो जहर पी करके ये सरकार चला रहे हैं, तो उनको ये विचार करना चाहिए कि कब तक ये जहर पीना है, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता इनको जहर पिला नहीं। पर इस प्रकार की जो इनकी जो मानसिकता है, जो इस प्रकार ये क्यों उद्विग्न रहते हैं, इस प्रकार से इनके आपस में विवाद क्यों हो जाते हैं, क्या इसके पीछे आप कारण देखते हैं? कारण यही है कि सत्ता में आने के बाद पैसे की दलाली कैसे की जाए। आप देखिए ना, एक मंत्री जिसका विभाग ही एनवीडीए नहीं है, उसको क्या अधिकार है कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री को बोले कि पाइप की खरीदी कैसे होनी चाहिए, एक किसको दिए जाएंगे, कौन सी कंपनी का चयन होगा, कौन से लोगों को, कौन से अधिकारी को वहां बैठाया जाएगा। सत्ता की मलाई खाने के लिए ये काम हो रहे हैं। जनता से इनको जुड़ाव नहीं, इनको पता है फिर हार जाएंगे तो फिर खरीद लेंगे। जब इन्वेस्टमेंट करके कॉर्पोरेट्स की सरकार आती है तो केवल अपना फायदा देखते हैं, वो जनता का फायदा नहीं देखते हैं। ऐसे लोग जब सरकार में होते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश और प्रदेश के लिए होती है। मुझे लगता है पहले तो इनको जनता से माफी मांगना चाहिए और दूसरा, सत्ता में आने के बाद जो राष्ट्रवाद के नाम पर सरकारें चला रहे हैं, जो विकास के नाम पर सरकारें चला रहे हैं, उसको हटा करके इनको अपने सरकारों को कॉर्पोरेट नाम दे देना चाहिए। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी स्वयं को सीईओ कहलाना पसंद करते हैं। मुझे लगता है यही मॉडल है जो क्रोनी कैपिटलिज्म का इनका मॉडल है। पहले सरकारों में कभी भ्रष्टाचार हुआ करता था या हुआ होता होगा, जिसकी जांच होनी चाहिए। आजकल की सरकारों में केवल भ्रष्टाचार के ही लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई जा रही है। एक इन्वेस्टमेंट डालते हैं और उसको सरकार में आने के बाद वसूल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कैसे वसूल किया जाए उसको लेकर के रोजाना ये लड़ाइयां होती है। बिल्कुल। पटवा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पटवा जी, ये जो बात हुई है अभी 2-3 मीटिंगों में, जो अब जनरली भी हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, चाहे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हों चाहे भाजपा के हों, इस प्रकार का आचरण क्यों होता है कि जिसको जो जनता है उसके मन में क्या छवि बनती है, क्या उसको ऐसा महसूस होता है और क्यों ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुन करके भेजा है वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि हम उस व्यवहार को जनता ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये हमसे कहीं भूल तो नहीं हुई। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो इस प्रकार से बच्चों जैसे लड़ने लग जाते हैं जरा सी बातों पर, तो ये उचित है क्या? ये
देखिए आदरणीय कानूनगो साहब, पहला तो आपने मुझे बीजेपी नेता लिखा है, मेरा बीजेपी से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मुझे आप विधि विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री के रूप में आप बात कर सकते हैं, पर हाँ बिल्कुल जो विषय आपने कहे हैं तो मैं 2-3 बातों को इसमें क्लियर करना चाहूँगा। ये एक तो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी पार्टी रही हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, इस तरह के आचरण सदैव होते आए हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। पर मैं इसको विधि के रूप में जरूर समझाना चाहूँगा। मिथुन जी ने बहुत सारी बात कही है, क्योंकि उनका स्वाभाविक है कि उन्हें भाजपा को टारगेट करना है, उनका काम है, उनके लिए मजबूरी है। पर कैबिनेट का मीनिंग शायद आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, मुझे नहीं मालूम। कैबिनेट का मीनिंग ये होता है कि कैबिनेट में हर विषय पर हर मंत्री को बोलने का अधिकार होता है, और अगर विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा चल रही होती है तो उसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बोलने के अधिकार से वंचित कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे सांसद रहे, विधायक रहे या मंत्री रहे, कुछ भी रहे, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को संविधान ने दिया हुआ है। वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सकता है, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। ये अलग बात है कि पार्टी की लाइन को कितना फॉलो करता है, कितना नहीं करता, ये पार्टी उसको तय करती है। और हर पार्टी, आप चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे भाजपा को ले लीजिए, प्रत्येक नेता के अपने अपने विचार आते हैं। अब जैसे अभी चाहे धारा 370 पे हो या बीफ पर मैटर हो, तो कांग्रेस के 90% नेता इसके खिलाफ हैं कि धारा 370 हटिए, उसके पक्ष में वो नहीं जाना चाहते, पर कुछ नेता हैं जो उसके पक्ष में चले जाते हैं। ऐसे ही भाजपा में अगर कोई पर्टिकुलर नेता किसी बात के लिए बात करता है और वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर है, तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है, शायद आपको मालूम होगा, श्रेया सिंघल वाले केस में। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो। ऐसे ही कैबिनेट के बाद कुछ समितियां बनती विधानसभा में, उन समिति का मीनिंग ही ये है, अगर सिंगल जैसे मंत्री आपने बनाया है तो मंत्री को ही अगर सारे पावर दिए होते तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं थी। फिर कैबिनेट में वो प्रस्ताव क्यों आता है? मंत्री फाइनल कर दें या मुख्यमंत्री फाइनल कर दें। मुख्यमंत्री को तो अपरिमित अधिकार रहते हैं ना, पर मुख्यमंत्री को भी अकेले अगर अधिकार दिए जाते तो फिर कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती। कैबिनेट का मीनिंग ये है कि सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सर्वसम्मति ही हो। कैबिनेट में वोटिंग भी हो सकती है, भले उसका मौका अभी तक नहीं आया हो। तो ये जो कैबिनेट में या समितियों में विवाद की स्थिति आती है, मैं इसे मानता हूं कि ये लोकतंत्र की अच्छी प्रक्रिया है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी या किसी ने कह दिया और बाकी सबने यस कर दिया। ये परंपरा आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक चली, जब वन मैन शो हुआ करता था। अब लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व होता जा रहा है, सबको अधिकार अपने मालूम पड़ रहे हैं। टीएन सेशन के पहले कोई नहीं जानता था कि चुनाव आयोग क्या होता था। कोई चुनाव आयुक्त का नाम, अगर मैं अभी आप सबसे पूछना चाहूँ कि टीएन सेशन के पहले के किसी एक चुनाव आयुक्त का नाम बता दीजिए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिए उसी ने तो मजबूर किया कि आपातकाल लगाना पड़ा इस देश में। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की जब नौबत आई तो अब आपातकाल लगाना पड़ा। तो ये लोकतंत्र की परिपक्वता की बात है। कानूनगो साहब, आपने एक और मुद्दा कहा था कि जनप्रतिनिधि कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं, कभी नाली साफ करते हैं या कभी कुछ करते हैं। तो ये बात भी वाकई कष्टप्रद है। मैं इसमें संविधान के आधार पर ही जाना चाहता हूँ। संविधान के हम 3 पक्षों को देखते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और ये 3 अधिकार पे चला है। एक चौथा भले ही वो साइलेंट है, पर हम उसको जर्नलिज्म या सूचना का जो हम कहते हैं उसे भी हम मानते हैं, पर वो साइलेंट है। तो ये जो 3 अधिकार हैं, तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो संसदीय प्रणाली है, विधानसभा है, उसको अपरिमित अधिकार दिए गए हैं उनको पूरा, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका निर्णय जनता का निर्णय माना जाता है। इस वजह से उन्हें कानून बनाने का, संविधान में संशोधन का, संविधान बनाने के ये सारे अधिकार दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखना चाहें तो जहां हम कार्यपालिका या जिसे हम कहते हैं कि जिनसे हम काम कराते हैं, तो आप पढ़िए IAS, इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या आईपीएस पुलिस सर्विसेज का मीनिंग क्या? एक तरह से नौकरी। आप अधिकारी नहीं हो गए, आपके अधिकारी वो तथाकथित मंत्री या कैबिनेट है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो आपको फॉलो करना है। पर आज परिस्थितियां बदली जा रही हैं। ऑफिसर्स को छोड़िए, हम जिन्हें ऑफिसर्स कहते हैं प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अधिकारी, पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी ये हालत हो गई है कि वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम परमानेंट हैं, ये तो 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल बाद बदल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको मार्गदर्शन देने के लिए या उनको बताने के लिए कि भैया आपका ये काम है, आप नहीं कर रहे हो तो हमें करना पड़ रहा है, जिससे कि संबंधित अधिकारियों को कुछ समझ आए, कर्मचारियों को कुछ समझ आए। ये करना कोई नई परंपरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ श्रमदान किया है झील खोदने के लिए, जिससे आम जनता को ये महसूस हो कि हमें भी काम करना चाहिए। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस भोपाल की झील को श्रमदान करके खाली किया है। गांधी जी ने भी अगर नमक सत्याग्रह किया, दांडी मार्च किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया या बहुत सारे आंदोलन चलाए, तो जनता को जागृत करने के लिए थे। कपड़ों की होली जलवाई, क्या जरूरत थी? आप ये कह सकते हैं कि साहब हमारे पैसे का कपड़ा, उसे जलाने की क्या आवश्यकता है? तो ये सब जनता को जागृति के लिए है। और इस तरह के काम कोई करता है, नाली साफ करता है या खंबे पे चढ़ जाते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि वो लोकतंत्र में जो कुछ गड़बड़ हो रही है उसे सुधारने का भी विषय है। परंतु इसके विपरीत एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर प्रशासन कंट्रोल में होता तो खंबे पर आपको चढ़ाने की जगह आपको उनके खिलाफ कार्रवाई के अधिकार हैं, आप कर सकते थे। पर कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, कुछ तो परेशानी है जिसके कारण ये सारी परेशानियां आ रही हैं। दूसरी बात कि क्या समितियों की बैठक या कैबिनेट बैठक में जो व्यवहार की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह का मीडिया में आया कि क्या व्यवहार में कुछ अब धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है, इस प्रश्न पर भी विचार करना पड़ेगा कि अगर इस तरह की बात यदि सही है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, क्योंकि दोनों पक्ष ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उनके साथ ये घटना हुई है। मीडिया ने जरूर कहा है और मीडिया को हम अविश्वसनीय भी नहीं कह सकते। बिल्कुल, अगर वो सही है तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं तो सामान्य लोगों में भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि एक मंत्रियों के बीच में हुई है या विधायक करते हैं या अधिकारी या कर्मचारी करते हैं। मैं किसी पे एक पे नहीं जा रहा हूँ, ये आजकल का एक तरह से स्वभाव बन गया है। इस तरह के मैटर आने लगे हैं जो कहीं ना कहीं देश को, प्रदेश को गलत दिशा दे रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, गलत दिशा की चीज़ों पर रोक लगना चाहिए और एक प्रकार से श्रमदान करना लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसी प्रकार से मंत्री जी ने जो व्यवहार किया वो निश्चित रूप से एक लोगों को प्रेरणा मिले, अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक प्रेरणा मिले कि हम, उनको थोड़ी बहुत लज्जा आए कि भाई हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं और देखिए मंत्री जी जो है इस काम को कर रहे हैं। तो उनको इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का किया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित गर्ग जी। गर्ग जी, आपने मिथुन अहिरवार जी और गोकुल पटवा जी दोनों की बातें सुनी हैं जी। आप इस मुद्दे पर जो मैंने उठाया है कि जनप्रतिनिधियों का व्यवहार किस प्रकार का हो कि आम जनता उसको ऐसा महसूस करे कि हम जो है ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके हमने कोई गलती तो नहीं की है, तो आपका इस बारे में आपकी राय क्या है? मैंने दोनों पक्षों को सुना। हालांकि पटवा जी का कहना है कि वो भाजपा से संबंधित नहीं है, फिर भी उन्होंने भाजपा की मानसिकता के तौर पर उन्होंने अपना विचार रखे। मुझे इसमें अगर पार्टियों को ना शामिल करें, मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों पर वर्तमान समय में काम का बहुत दबाव है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के मंत्री रहे हों, चाहे भाजपा की सरकार के मंत्री रहे हों। और जो जिस परिस्थिति में अभी काम कर रहे हैं, आपका भी वास्ता पड़ता है, आपके भी मंत्रियों के कार्यालय या बगलों पर देखें तो सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी होते हैं।
और रोज सरकार नई योजनाएं लाती है, उनका क्रियान्वयन, उनकी समीक्षा, 50 चीजें होती हैं जो सुबह से शाम तक। पहले आप देखते थे कि इवन कर्मचारियों का, IAS अधिकारी सुबह 11 बजे ऑफिस आता था, 5 बजे घर चला जाता था। पर आज आप देखें तो IAS अधिकारी भी सुबह 10 बजे से आता है, शाम को 7, 8, 9 बजे का कब घर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। यही स्थिति जनप्रतिनिधित्व की है। तो एक तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे उनकी जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। अब अपन आ जाएं इस मुद्दे पर कि भाजपा में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस, अगर भाजपा, ये परंपरा बन गई है, किसी न किसी कारण सरकार के मंत्रियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, विधायकों के बीच में विवाद होता है। ये हिंदुस्तान में नहीं होता है, दुनिया भर की हर संसद में होता है। आप किसी भी संसद में देख लें, आपको इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख लें, कभी ना कभी वहां भी झगड़ा हो जाता है। और बीजेपी में चूंकि अभी आप ये मुद्दा इसलिए आया कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की घटना है। अब अगर कांग्रेस की भी बात करें तो जब सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, तब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और उनमें क्या वाद विवाद हुआ। सचिन पायलट जी को बनाने की बात की थी, जब उनकी जगह आपने दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया, गहलोत जी को बना दिया, तब तो वाद विवाद तो ये राजनीति पक्ष विपक्ष में भी वाद विवाद होता है और एक ही पक्ष में, एक ही पार्टी में भी वाद विवाद होता है। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप ये अदरवाइज आपको अगर वाद विवाद से आपको निकल के कोई अच्छी चीज आती है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप तानाशाही में रहिए, जैसे चाइना में होता है, रशिया में होता है। जो वहां के मुखिया ने कह दिया वो आपको मानना है, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल खास जैसे महिलाओं का भी विषय आया कि महिलाओं ने उस पर आपत्ति ली कि मंत्री जी ने ठीक से अपना आचरण नहीं किया, तो उन्होंने उस पर क्षमा भी मांगी, तो वो बिल्कुल उचित है। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य जनता हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, तो उनको अपने आचार विचार, भाषा, बोलने चालना, बैठना उठना, हर चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए तो वैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, उसमें बाकायदा ट्रेनिंग भी होती है कि आपको किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से सीनियर से बात करनी है, किस तरह से जूनियर से बात करनी है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि इस तरह की कोई प्रशिक्षण वर्ग भी चलाया जा सकता है जनप्रतिनिधियों के लिए, कि वो साल में 1 बार, 2 बार, 2-2 दिन, 4-4 दिन का प्रशिक्षण लें, जिससे उनको नई चीजें सीखने को मिले, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे आचार विचार की हो। तो मुझे लगता है कि ये भी पहल की जा सकती है सरकारों द्वारा, अलग अलग स्तर पर, कि उनको कभी कभी 6 महीने में, साल भर में प्रशिक्षण भी दिया जाए। और दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन करें सभी लोग, तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो तनाव कम होगा, तो इस तरह के वाद विवाद की स्थिति नहीं आएगी या कम आएगी। बिल्कुल, प्रशिक्षण वर्ग चलाना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण वर्ग इस प्रकार के चलते रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, या हम अन्य किसी पार्टी की बात करें। मिथुन जी, आपने पटवा जी की भी और गर्ग जी भी की, दोनों की आपने बात सुनी। अब आपका क्या कहना है इसमें? इस पर दोनों ने अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से व्यक्त किए हैं कि इस प्रकार का व्यवहार जो है वो उचित नहीं है। ये तो दोनों के बातों से निकल कर के सामने आया है। अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ मैं बातें बोलना चाह रहा था। बिल्कुल अच्छा सुझाव आया है कि मेडिटेशन के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन आप देखें मेडिटेशन अगर इन्होंने सीओर में कराया था मंत्रियों का, तो मेडिटेशन के पहले वो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को रुला रही थी और मेडिटेशन के बाद अरविंद भदौरिया जी को आगे दिखा रही थी। तो उस मेडिटेशन का क्या फायदा हुआ, उस पर विचार होना चाहिए। एक बात जो कही जा रही थी, बोलने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन जब आप पार्टी चलाते हैं और जब आप सरकार चलाते हैं और आप जनता होते हैं, इन तीनों भूमिकाओं में फर्क होता है। बोलने का अधिकार आपके पास जनता के तौर पर भी है, पार्टी के तौर पे भी और सरकार के तौर पे भी, लेकिन जब आपके बोलने के अधिकार का आपको उपयोग आपकी कैबिनेट मीटिंगों में करना पड़ता है और उस पर आपके लड़ाई झगड़े होते, तब जाकर के समझ में आता है कि ना आपका प्रशासन ठीक चल रहा है, ना आपकी पार्टी ठीक चल रही है, और इस वजह से जनता को भी वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही है जो आप जनता को देने का वादा करके गए थे। दूसरी बात, आपने कहा कि यस मैन वाली सरकार नहीं है, ये तो अधिकार है, हम तो आपस में बातें कर लेते हैं। नोटबंदी के पहले किससे बात की थी आपने? नोटबंदी अनाउंस करेंगे तो प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे, वैक्सीन अनाउंस करेंगे तो प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे, और इस्तीफा लेंगे तो साहब डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा लेंगे। ये कौन सा मॉडल है और ये कौन सी आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? श्रमदान की बात की जा रही थी कि अगर कोई मंत्री खंबे पर चढ़ गया तो उसे श्रमदान माना जाए। श्रमदान नहीं है,
ये आपके फेलियर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 2 गुटों में आपकी सरकार बनी हुई है। वो व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं सड़कों में उतरूंगा, आज वो हवाई जहाज उड़ा रहा है सिविल एविएशन मिनिस्टर बन करके, उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी आपकी सरकार की तरफ नहीं रही, और इस कारण उस वर्ग के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और जहां उनको विरोध स्वरूप दिखाई देता है तो वो दिखाते हैं, और उसके बाद जनता से कहा जाता है श्रमदान करिए। आप ही के नेता थे ना जो जननायक बन करके आए थे, कहा था कि हर व्यक्ति अपना काम ठीक से करने लगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग अलग अलग एक्शन से अलग अलग नीतियां लाए, सब कुछ देश में ठीक हो जाएगा। यही वादा करके आप सरकार में आए थे। आज आप कह रहे हैं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो जनता श्रमदान शुरू कर दे। ये आप पहले कह करके आते ना, फिर जनता का आप यकीन जीतते। आपने ये बात कही कि ये मीडिया के जरिए बात आई, ऐसी कोई बात नहीं। जब पहली बार सिंधिया मैडम की बात आई थी, उन्होंने ट्वीट करके उस अखबार को टैग किया था और कहा था कि उम्मीद है अखबार इस र्यूमर को क्लियर करेगा। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने वो खबर छाप दी। हिम्मत है तो करके दिखाइए। आप उस अखबार के ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भी पता है कैबिनेट बैठक के अंदर वो बात हुई है। तो बात कुल मिलाकर के ये है कि आपकी जो पार्टी की अंदरूनी राजनीति और आपकी जो सरकार के अंदर असंतोष है, उसकी वजह से जनता सफर कर रही है। जनता के पास आज सरकार जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री झूठे वादे करके निकल जाते हैं। गृह मंत्री को पता ही नहीं कि वो गृह मंत्री हैं। उनको पता ही नहीं कि गृह विभाग का मतलब होता है पुलिस विभाग। उनको शायद लगता होगा कि घर बनाने वाला विभाग है, इसलिए वो पुलिस विभाग पर कोई बोलते नहीं। चाहे किसी से बलात्कार हो जाए, चाहे किसी को जिंदा जला दिया जाए, चाहे किसी को जमीन में दफना दिया जाए, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आएगा। जी आपके बात मैं पूरी सुन चुका हूं। अब मैं पटवा जी की थोड़ी सी प्रतिक्रिया इस पर चाहता हूं 2 मिनट में। वो अपनी मिथुन जी की जो बात हुई है, गर्ग जी की जो बात हुई है, उस पर यदि वो कुछ प्रतिक्रिया करना चाहें। देखिए तो मिथुन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी नाले की सफाई जब करते थे तब कांग्रेस के मंत्री थे, और खंबे पर चढ़े तब भाजपा में मंत्री बने। पर कांग्रेस के टाइम शायद उन्हें ठीक लगा होगा, उस पर कोई कमेंट नहीं किया। भाजपा में उन्हें गलत लगा होगा। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि पीएम घोषणा करें तो तानाशाही नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शायद आपने कांग्रेस के और भाजपा के बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस में केवल 2 व्यक्तियों को और अध्यक्ष का पद मिला है, बाकी गांधी नेहरू परिवार के पास ही रहा है। और भाजपा का बायोलॉजी ये कहता है कि 3 साल का एक टेन्योर पूरा होने के बाद वही व्यक्ति रिपीट भी नहीं हो सकता और 2 बार से ज़्यादा एक अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस है भाजपा और कांग्रेस में, और ये भाजपा और कांग्रेस में ही नहीं है, बहुत सारी पार्टियों में है। तो आप तानाशाह कौन है कौन नहीं है पहले खुद तय कीजिए। किसी पे कमेंट, मैं भाजपा की तरफ से पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से खुद पहले अपनी गिरबान में झांकिए कि आप क्या कह रहे हैं। सुबह मुख्यमंत्री शपथ लेता है मध्य प्रदेश में, शाम को ऑर्डर हो जाता है कि आपको पंजाब का राज्यपाल बनना है, तब मेरे ख्याल से आपको ठीक लगता था। पर अगर पीएम नोटबंदी की घोषणा करता है आफ्टर कैबिनेट बैठक को कोई जरूरी नहीं है कि सूचना दी जाए समाचार पत्रों में या किसी न्यूज़ चैनल को। कैबिनेट बैठक गोपनीय भी हो सकती है, और सारी प्रक्रिया होने के बाद, और वो प्रक्रिया नोट पहले से छप गए, 4 महीने पहले से नोट छपना शुरू हो गए। नोटबंदी की घोषणा 4 महीने बाद होती है। आपको अचानक लगता है कि रात को 8 बजे घोषणा कर दी या 9 बजे घोषणा कर दी। कुछ सोच समझ के बोलिए। आप देश के एक जागरूक नागरिक की तरह बोलिए। आप कोई किसी विदेश के व्यक्ति नहीं है। अगर वैक्सीन दी है तो देश के लिए दी है, किसी फॉरेनर के लिए नहीं दी है। तो वैक्सीन की घोषणा क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आप करवाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, या आप सोनिया गांधी जी से करवाना चाह रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा हूं। बिल्कुल। अच्छी बातों को तो अप्रिशिएट कीजिए आप। हाँ, मैंने तो खुद कहा कि व्यवहार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक होना चाहिए। वर्तमान में कोई भी पार्टी हो, किसी भी प्रदेश का शासन हो, आज प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पर जो कंट्रोल होना चाहिए नहीं है। मैं खुद मानता हूं इस बात को। अगर होता तो शायद मंत्री जी को ना पहले नाली साफ करना पड़ती कांग्रेस के शासन में, ना उसी मंत्री को आज खंबे पर चढ़कर सफाई करना पड़ती। बिल्कुल ठीक बात आपकी पटवा जी। गर्ग जी, आपका बिल्कुल आधे मिनट या 1 मिनट में मैं अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। समय का अभाव है। दोनों की बातें आपने सुनी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोनों ही वक्ताओं ने नोटबंदी पर कहा। मैं छोटी सी ये थोड़ी हास्यास्पद बात है
नोटबंदी का पर्पस क्या था कि जो काला धन है वो लोगों का बाहर आ जाए और काले धन की कालाबाजारी और सब चीजें बंद हो जाएं। अगर नोटबंदी पर चर्चा हो जाती और देश के लोगों को पता चल जाता कि नोटबंदी होने वाली है, तो क्या नोटबंदी हो पाती? लोग अपना पैसा ठिकाने लगा देते, चाहे संपत्ति में या किसी भी तरह से ठिकाने लगा देते। तो इसलिए नोटबंदी की चर्चा नहीं हुई या नोटबंदी के बारे में बताया नहीं, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। अब जहां तक बात है दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधियों की, तो उनसे करबद्ध विनती है कि इस बात को बहुत ध्यान रखें कि जनता ने आपको बड़े विश्वास से चुना है और आपका काम है विकास करना और जनता की समस्याओं को सुलझाना। तो अगर आप आपस में विवाद कर लेंगे तो आप उस विवाद में उलझ जाएंगे, ना कि जनता की समस्याओं को सुलझा पाएंगे। बिल्कुल, आप जनता की समस्याओं को सुलझाएं, आपस में विवाद न करें। इस बहस को यहीं समाप्त करने की मैं अनुमति चाहता हूं। हमारे साथ जो मिथुन अहिरवार जी, गोकुल पटवा जी, मोहित गर्ग जी जुड़े, उनका मैं बहुत आभारी हूं। और आज का जो विषय था हमारा पब्लिक एजेंडा का, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। जनता खुद तय करे, जनता खुद देखे कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से हमको उनको सीखना है, किस प्रकार से उनको देखना है, किस प्रकार उनकी भावनाओं को समझना है। इसी के साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।